अच्छा, इस समय विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? विकास विनाश हो रहा है। ये सड़कें बनाई जा रही हैं। कांग्रेस ऐसा विकास नहीं चाहती जो कर्ज में डूब जाए देश। कांग्रेस ये चाहती है हमारी मेहनत की कमाई से हम देश को सींच कर लाएं। विदेश से कर्ज लेते रहो और विकास करते रहो तो ऐसा विकास भी विनाश की नीति है, ये सोच लीजिए आप। आपके पास किसी पार्टी से कोई ऑफर आया तो क्या आप ठुकरा देंगे कांग्रेस को? देखिए, क्या दामन थामेंगे किसी? मुझे आप किसी में भाजपा में मुझे मुख्यमंत्री बना दो, हाँ। और इसमें मुझे साधारण कार्यकर्ता रहने दो, तो राष्ट्रहित जरूरी है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी है, कॉकरोच और वो भी इन्हीं की देन है। वो भी कांग्रेस की तरफ से ध्यान हटा करके कॉकरोच की तरफ लाना चाहते हैं। कॉकरोच तो कॉकरोच होता है भैया, घर में भी नहीं सोने देगा आपको। तो कॉकरोच अब इनकी कहीं नींद आराम न बन जाए, उसको भी पिटवा दिया कल पर। जनता की सेवा करना तो है हमारा काम, और हम नहीं करते 7 पीढ़ी का इंतजाम। भाजपा के नेता 7 पीढ़ी का इंतजाम कर रहे हैं। अखिलेश जी को लड़ लेने दो चुनाव। घमंड में जो होता है तो ममता जी का सा हाल होता है। बरौली विधानसभा को अगर भाजपा जीत जाए तो मैं राजनीति और अध्यक्षता से संन्यास ले लूंगा। राम नाम की लूट है, और लूटी जाए तो लूट, और अंतकाल पछताएगा और प्राण जाएंगे छूट। और हम हैं यहाँ इस समय लोधा के एक गांव में, मूसेपुर में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कांग्रेस के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आप जानते हैं कि लोग बाग बहुत जल्दी पार्टियां बदल लेते हैं, लेकिन इतना समय बीत जाने के बावजूद भी आज भी इन्होंने जिस पार्टी का दामन थामा और उसी पार्टी में ये शामिल है। आप देख रहे हैं कि चुनावी बिगुल फूंक चुका है, चुनावी चर्चा चालू है। मैं ठाकुर सोमवीर सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी अलीगढ़ का जिलाध्यक्ष हूँ। सन 1990 में पार्टी में सक्रिय हुआ, जन्म से कांग्रेसी हूँ। मेरी आस्था पंडित नेहरू और इंदिरा जी और राजीव गांधी जी में है, और कांग्रेस की विचारधारा में है। कभी मैं घर नहीं बैठा। पद लेने का मतलब ये होता है, चाहे वो जिलाध्यक्ष का पद हो या कोई और पद रहे मेरे पास, हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। और जो व्यक्ति सक्रिय नहीं है और जनता के बीच नहीं जाता और काम नहीं करता और पद लेके घूमे, तो उस पद की कोई महत्व नहीं होता है। अच्छा, जैसे जैसे अभी आप बताया गया है कि चुनावी बिगुल फूंक चुका है, तो कांग्रेस किस तरह से तैयारियां कर रही है जीत के लिए? हमारे अलीगढ़ जनपद में हमने बूथों पे तैयारी की है, और हमारे बूथ ऊपर तक पार्टी हाईकमान को हमने भेजे भी हैं, और कुछ शेष रह गए हैं जिन पे थोड़ा बहुत किसी में परसेंटेज के हिसाब से किसी विधानसभा में कमी रह गई है, तो उन पर और काम चल रहा है। और हम पूर्ण रूप से 7 सीटों पर तैयार हैं, हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, चुनाव लड़ने की एक तो तैयारी होती है जी, और एक चुनाव केवल जीत के लिए लड़ा जाता है। भैया आप देख रहे हैं, भाजपा का विकल्प कांग्रेस को मान रही है जनता, बाकी अन्य छोटे दलों को नहीं मान रही। सब जान चुके हैं कि ये वोट काटा दल केवल वोट काटने के लिए अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब कांग्रेस और भाजपा, 2 पक्ष और विपक्ष होता रहेगा। कभी भाजपा विपक्ष में होगी तो कभी कांग्रेस विपक्ष में होगी। अच्छा, इस बार क्या नया मुद्दा रहेगा जीत के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टियां एक नया मुद्दा जरूर लेके आए। जैसे पिछली बार आपने देखा था जब चुनाव हुए थे राहुल गांधी जी, उस समय अगर भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो विफल रही थी क्योंकि उतनी सीटें नहीं आई थी। इस बार किस रणनीति के साथ देखो, मैदान में उतरेंगे? कांग्रेस को जमीनी हकीकत नहीं मालूम थी। जब हम जैसे जिलाध्यक्ष बनाए गए तो जिलाध्यक्षों की बात को फॉलो किया गया और बात पूरी ढंग से मानी गई। 10 सीटों पर यूपी में चुनाव हुआ। अखिलेश बाबू 2 सीट दे रहे थे गठबंधन में। हमने अध्यक्ष जी से कहा, मैंने अध्यक्ष जी 2 सीटों को भी छोड़ दिया जाए तो कैसा रहेगा? कहे मैंने कि बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, अखिलेश जी को लड़ लेने दो चुनाव। घमंड में जो होता है तो ममता जी का सा हाल होता है। आज सही तरीके से 50-50 का अगर गठबंधन होता है तो उसको जायज मानेंगे नहीं। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम हर जगह मौजूद हैं और चुनाव जीतेंगे। तो क्या इस बार फिर से सपा से गठबंधन किया जाएगा? गठबंधन पार्टी हाईकमान का निर्णय, मेरा नहीं है। मतलब निर्णय पार्टी का। लेकिन मैं 7 सीटों पर तैयारी अलीगढ़ में कर रहा हूं। बरौली विधानसभा को अगर भाजपा जीत जाए तो मैं राजनीति और अध्यक्षता से संन्यास ले लूंगा। लेकिन वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने जनता के बीच में बहुत काम किया है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारा जनता की सेवा करना तो है हमारा काम, और हम नहीं करते 7 पीढ़ी का इंतजाम। भाजपा के नेता 7 पीढ़ी का इंतजाम कर रहे हैं। आज केशवदेव हरियाणा
नवाब सिंह चौहान, राम प्रसाद देशमुख, पूरनचंद सांसद जी हमारे, और हमारे कुंवर देवेंद्र सिंह पिसाबा और मोहनलाल गौतम जैसे नेता इस अलीगढ़ की सरजमी पर रहे हैं। और आज उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे आदरणीय नेता विवेक बंसल जी भी चल रहे हैं। और हमने भी इन नेताओं से और अपने आदर्श बड़े भाई विवेक बंसल जी से यही सीखा है। अच्छा, आपने देखा था कि जिस समय पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, उस समय एक अन्ना हजारे आए थे जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा आंदोलन किया था, और उस आंदोलन के साथ साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बिछड़ती चली गई। और इसी तरह से फिर जनता के साथ जी अन्ना जी हो या कोई देश के प्रधानमंत्री जी हो, जनता के साथ धोखा और छल फरेब के जो आंदोलन करते हैं वो आंदोलन नहीं माने जाते। आंदोलन गांधी जी ने किए थे, जो नमक पर भी टैक्स नहीं लगने दिया था। आज अन्ना हजारे साहब का आंदोलन केवल भाजपा को सत्ता हासिल कराना था, और उसमें भाजपा के लोगों ने जनता भेजी थी। अन्ना हजारे इतने ईमानदार तो हो सकते हैं, लेकिन अन्ना हजारे जी वो कभी इस देश के लिए सही काम नहीं करके गए। अगर वो करके गए तो फिर वो कहाँ है लोकपाल? लोकपाल कहाँ है बैठारे गए? मतलब आज अन्ना हजारे जी कहाँ पर हैं? मतलब आपका कहना ये है कि ये भाजपा की साजिश थी। आपका कहना ये है कि जिस लोकपाल के लिए लड़ाई लड़ी गई थी वो लोकपाल अभी तक लागू हुआ ही बिल्कुल नहीं है, नहीं हुआ। तो इसी तरह जैसे एक अन्ना हजारे आए थे, उसी तरह एक कॉकरोच पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी है। कॉकरोच, और वो भी इन्हीं की देन है। वो भी कांग्रेस की तरफ से ध्यान हटा करके कॉकरोच की तरफ लाना चाहते हैं। कॉकरोच तो कॉकरोच होता है भैया, घर में भी नहीं सोने देगा आपको। तो कॉकरोच अब इनकी कहीं नींद हराम न बन जाए, उसको भी पिटवा दिया कल परसों। कहीं ऐसा तो नहीं है कांग्रेस के लिए ये गले की हड्डी बन जाएगा कॉकरोच? कांग्रेस गले की हड्डी किसी के लिए नहीं बनेगा। कांग्रेस भारतीय संविधान के आधार पर काम करती है, और गीता, कुरान, बाइबल की तरह भारत का पवित्र संविधान है। कांग्रेस ने हमेशा संविधान के दायरे में काम किया है, और कांग्रेस हमेशा संविधान के दायरे में ही काम करेगी। मैं आपको बता दूं, संविधान सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भारत माता की जय बोलने से कोई राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। गांधी जी राष्ट्रभक्त थे। गांधी जी चंपारण में मीटिंग ले रहे थे, एक महिला आई और उसने कहा कि आना तो मेरा पूरा परिवार चाहता था गांधी जी, लेकिन घर में कपड़े नहीं थे। तो उस दिन से गांधी जी ने तन पर कपड़ा नहीं रखा, केवल लंगोटी और सोटी में रहे। वो थे राष्ट्रभक्त। आज विधायक, सांसद बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसी को पहचानते नहीं है। वो लोग केवल और केवल जाति और धर्म मजहब पर चुनाव जीत करके केवल जनता का भला नहीं कर सकते। जनता भी जानती है, लेकिन जनता भी मजबूर है। क्यों? कि ये नेताओं को पेल रहे हैं ईडी भेजकर, कहीं किसी को शोषण करके। जो विरोध नहीं सुन सकती राजनीतिक पार्टी अपना, तो वो कभी देश के लिए वो नहीं हो सकती। नेहरू जी ने अटल जी से कहा था, 2 सीट आती थी भाजपा की, कि आप हमारा विरोध किया करो। कि क्या विरोध करें, हम 2 सीटें हैं हमारे पास। कि नहीं, विरोध करोगे तो हमारा दिमाग सही रास्ते पर आएगा। देखिए, अभी आपने मजहब की बात की है, तो अलीगढ़ के लोकप्रिय सांसद हैं, जिनको लोकप्रिय सांसद कहा जाता है, सतीश गौतम, उन्होंने कहा है माता रानी के जागरण होते हैं, कभी कुछ होता है क्या? इनका त्योहार आ रहा होगा, उसकी ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अलीगढ़ में मेरा प्रशासन, मेरे जिलाधिकारी, कप्तान बहुत मजबूत हैं। यहाँ पथराव की तो बात छोड़ो, अलीगढ़ का सांसद सतीश गौतम है, पंछी भी पूछ के उड़ता है। पथरा छोड़िए, सड़क बड़क छोड़िए, वो जमाने गए। इसी यूनिवर्सिटी के अंदर वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे गूंजे, ये वही अलीगढ़ है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नेतृत्व अच्छा चाहिए। जनता ने मुझे तीसरी बार चुना है, नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। जनता जिस सद्भावना की भावना से रह रही है, उनको कहीं भी कोई परेशानी नहीं। इस तरह का जो इन्होंने बयान दिया है, इसको विवादित बयान बताया जा रहा है। देखो, मैं हिंदू तो हूँ नहीं, मैं हूँ सनातनी। सनातन मेरा धर्म है। हिंदू तो अभी कल परसों जो बीजेपी का धर्म है। सनातन धर्म में कभी भी किसी धर्म का अपमान करने का इजाजत नहीं है। हर धर्म का सम्मान करने की इजाजत है, और मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है। सत्य और अहिंसा पर चलने का मार्ग अपनाया जाता है। सांसद जी को क्या कहेंगे उन्होंने इस तरह का जो बयान जो दिया है? वो उनकी नादानी है, बहुत बड़े नादान है, जनता भी कहने लगी है। उसमें मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि नादान लोगों को क्या समझाना, क्या समझे। आदमी न रंग से बड़ा होता है, न रूप से बड़ा होता है, न कोठी चल में अच्छी में बैठने से बड़ा होता है,
न कार में लग्जरी में चलने से बड़ा होता है, न कोई उच्च पद पर सांसद और विधायक और प्रधानमंत्री बनने से बड़ा होता है। बड़ा होता है तो महात्मा गांधी जैसे विचारों से बड़ा होता है, जो सबका सम्मान करे और सबको साथ लेके जाए। अच्छा, अभी आपने एक देखा होगा कि ओवैसी जो हैं वो कह रहे हैं बसपा से, सपा से, कांग्रेस से कि हमसे गठबंधन कर लो अगर योगी जी को हराना है तो। भाइयों, इन नेताओं का तो सत्ता हासिल करने का मुहिम है। आदरणीय राहुल गांधी जी सत्ता हासिल नहीं करना चाहते। सत्ता मिलेगी या न मिलेगी अभी उनको कोई ज्यादा लालसा नहीं है, बदलाव चाहते हैं वो। लेकिन वो बदलाव चाहते हैं और देश के संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। आज अंडमान निकोबार, न्यू अंडमान निकोबार पे ये आप देख रहे हैं वहाँ क्या है, पर्यावरण से संबंधित हमारा कल ही हस्ताक्षर अभियान चला है। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और अजय राय जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के निर्देशानुसार हस्ताक्षर अभियान चला है और उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। क्यों कि पर्यावरण इस देश के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन किसी दिन परचूनी की दुकान पर मिलेगी, जिस पर पैसा होगा वो ऑक्सीजन लेगा और जिस पर पैसा नहीं होगा वो मर जाएगा, जैसा कि कोरोना की काल में हुआ। आप देखिए, इन्होंने देश को नहीं संभाल सके। इन्होंने देश के लिए केवल जाति, धर्म, मजहब और बेचने का काम किया है। जाति, धर्म, मजहब कैसे, मतलब मजहब के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को पता पड़े कि मजहब की क्या लड़ाई है और मजहब के बारे में कैसे मतलब ये राजनीति करते हैं। कुर्सी मजहब है इनका। कैसे? इनका ना कोई हिंदू, न सनातन, न कुछ, कोई धर्म नहीं है। इनका धर्म है कुर्सी पाओ, झूठ बोलो और मंचाया डोलो। समझ रहे हो? ये झूठ बोल करके धर्म के नाम पर और सबके नाम पर आज इन्होंने मुसलमानों को इस देश से निकाल दिया क्या? आज इन्होंने मुसलमानों के लिए कोई योजना रोक दी क्या? ये तो मुसलमानों के लिए खूब औकात नहीं है, सारी चीजें दे रहे हैं। औकात नहीं है किसी भी राजनीतिक दल की इस देश के अंदर जो किसी के साथ पक्ष पराव कर दे। भारत जब तक लोकतंत्र में चलेगा, संविधान के दायरे में चलेगा, संविधान से अलग हटके जो काम करेगा, एक दिन जनता बहुत जागरूक है, बहुत जागरूक होती जा रही है। उच्च वर्ग में भी, हिंदू वर्ग में भी मैं आज आपको बता दूं, न ये हिंदू के सगे हैं न मुसलमान के सगे हैं। अच्छा, इसका प्रमाण मैं दे रहा हूं, रुकिए आप। इसका प्रमाण ये है कि इन्होंने अभी वो लेके आए एक कानून बच्चों के बीच, समझ रहे हो क्या था? यूजीसी। हाँ, यूजीसी लेकर लाए थे। यूजीसी लेकर के आए। उस कानून में हिंदुओं में दो फाड़ हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। ऐसे कानून लाए जाए जो देश में एकता, अनेकता में एकता। कांग्रेस ने अनेकता में एकता दी। सबसे पहले पूछते हैं ये क्या दिया? अनेकता में एकता दी। तो देश को मजबूत जब ही होगा जब किसी के परिवार में एक का होगा तो वो देश मजबूत होगा, वो घर मजबूत होगा। वो कानून इसलिए लाए थे, बताया जाता है कि शायद दलितों के साथ भेदभाव होता है। दलित तो हमारे भाई हैं और दलितों के साथ जो भेदभाव कर रहा है ना आज, वो मंदबुद्धि और राष्ट्रभक्त नहीं है। दलित हमारे भाई हैं, मुस्लिम हमारे भाई हैं, ईसाई हमारे भाई हैं, सभी नागरिक हैं। क्यों कि हम एक पिता की संतान है। ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, चाहे उसे राम कहिए चाहे रहीम कहिए, एक ही पिता की संतान है। और जो कुर्सी के लिए अगर इस तरीके का काम कर रहा है तो वो व्यक्ति इस देश के लिए सही नहीं है और इस देश का भविष्य भी गर्त में है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी वो 3 कमियां हैं जिनको आप बता सकते हैं? 3 कमी? 50 कमी गिना दूं? 50 कमी आपको बताऊं? एक तो कमी यह है कि ये भारत के संविधान को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। दूसरी कमी इनकी यह है कि जब ये आए थे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा। वो नारा इनका उल्टा है। इन्होंने क्या काम किया कि आज रेल बेची, हवाई जहाज बेचा, बिजली बेची, समझ रहे हैं आप, और तमाम संस्थाएं बेच दी इस देश के अंदर। रोजगार देने के बजाय उन संस्थाओं को प्राइवेटीकरण कर दिया। क्यों कि इनके चहेते लोग जो चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा खर्च करने के लिए दिया। पहली बार कोई गरीब घराने से चाय वाला चुनाव लड़ रहा है तो इतना पैसा कहां से आ रहा है? एक ही नाम पर, मोदी नाम पर ही पूरे देश में खर्चा हुआ। चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं मांगा, वरना एक नाम पर इतना खर्च नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि चुनाव में मर्यादा होती है, पूरे देश में मोदी के नाम पर खर्च हुआ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि ईमानदार लोग नहीं है। टीएन सेशन जैसे। तो मैं आज आपको बता दूं, ईमानदार लोगों की इस देश को आवश्यकता है। इसमें जनता भी दोषी है और राजनीतिक पार्टियां भी दोषी हैं। मैं आपको बता दूं, 2.25 लाख के लिए लपेट में पहुंच रहा है सोना, और 5 लाख न हो जाए कोई पता नहीं है। और मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, बहुत ही सम्मानित, जो देश को बिकने नहीं देना चाहते, आज वो कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो। कहा था कि कभी कांग्रेस ने भी कहा था, लेकिन ये मालूम होता उनके मुंह से कि सोना गिरवी रखा जा चुका है।
मतलब वो ये बता रहे हैं कि सोना, नया सोना बाहर से मत खरीदिए, जो सोना आपके घर में है उसी को मॉडिफाई कराकर उसी का इस्तेमाल करें। अगर हम अपनी भांजी के कान छेदने के लिए जाएं या बेटी की शादी करें तो हमें सोना खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्या? तो जेब लुट रही है सरकार, अपना बजट बना लेती है, आम नागरिक का बजट नहीं बनता है। लोग भारत के बहुत भोले हैं, ये नहीं समझ पाते सरकारों की नीतियों को। कांग्रेस की नीति सैद्धांतिक थी। जब गांव में देखा गया कि गरीब आदमी घास खोदने जा रहा है और उसको कहीं उसका उत्पीड़न हुआ कि यहाँ से घास मत खोदे मेरे खेत में से, तो सरकार तक बात पहुंची और इंदिरा जी ने पट्टे दिए गरीबों को। क्यों? कि उनका भी अपमान न हो। अपने इस पशु के लिए वो चारा खवाएं और गांव के अंदर अपने भैंस का दूध बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण करें। ये व्यवस्थाओं पे मनरेगा लाए, इन्होंने मनरेगा को ध्वस्त करने की कोशिश की है। भाई भाई में चक्रोट पर लड़ाई होती थी, मेड़ पर लड़ाई होती थी। वो जब चक्रोट को प्रधान जी और एसडीएम और सेक्रेटरी सब तीनों का जिम्मेदारी दे दी गई कि आप निकाल के दीजिए, कोई आपस में लड़ेगा नहीं। मुकदमे कम हुए कोर्ट में, चक्रोटों के और मेड़ों के लड़ाई कम हुई। ये देश की भलाई के लिए कांग्रेस ने काम किया है। आज जिस कैमरा को आप लगाए बैठे हैं ना, ये राजीव गांधी जी की देन है। जितनी बार आज मेरे गांव में सीमेंटेड है ना, ये राजीव गांधी जी की देन है। पंचायती राज एक्ट लाई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, आपके जेब में करेंसी है ना, ये इंदिरा जी की देन है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, वरना साहूकार के पास पैसा होता था और साहूकार मन मर्जी से लिखता था रजिस्टर में और मन मर्जी से ब्याज लगाता था और उसको बच्चों के लिए खाने के लिए अनाज नहीं बचता था। अच्छा, अब शिक्षा का स्तर बढ़ा है या कम हुआ है? शिक्षा का स्तर गिरा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी, ये तीन किसी भी देश के लिए अत्यावश्यक है। और जब शिक्षा पहली नींव है, जब नींव कमजोर होगी तो हम देश को कैसे मजबूत कर लेंगे? और विश्वगुरु बनने की बात करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हैं? विश्वगुरु तो जब बनोगे जब पहले अपने देश में ही विश्वगुरु बन लो, आपको सब सम्मान करने लग जाए। जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान 90% जनता भी कर लेगी, मैं इनको विश्वगुरु की लाइन में मान लूंगा। अच्छा, ये बीजेपी सरकार के जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हम तीसरी बार भी सतयुग के प्रतापी राजा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आई। अरे सुनो भाजपा वालों, सतयुग के प्रतापी राजा मानधाता चले गए, समुद्र पर पुल बांधने वाले वो राम भी ना रहे, और युधिष्ठिर आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा इस ब्रज के वासी हुए। ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। ये बापोती नहीं है, जनता का राज है, जनता का राज है भाई साहब। तो इस बार जनता का राज है, जनता नेता बनाती है और उसी जनता का शोषण नेता करते हैं। ये कब तक? लोकतंत्र नहीं कहते इसे कहते हैं फिर हिटलरशाही। जनता को कहीं परेशानी न हो, वो शासन कांग्रेस ने किया है। अच्छा, चुनाव से पहले ईवीएम का रोना क्यों हो जाता है? ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, जनता केवल हिंदुत्व की घुटी पिला दी इन्होंने और उसके साथ छलावा हुआ है। जनता जाग रही है, जिस दिन जनता जाग जाएगी ईवीएम पीवीएम सब साइड में रह जाएगी, कुछ नहीं होगा। वो तो कहते हैं कि हमने राम मंदिर का वादा किया था, राम मंदिर बर्बाद थोड़ी बहुत कहीं ईवीएम में गलती होगी, इतना नहीं हो सकता। मैं ये भी कहूंगा क्योंकि मैं सत्य बोलूंगा। जो झूठ बोलता है अपने समाज के साथ, अपने जनता के साथ, अपने देश के साथ, तो देखिए दर्शकों, ये हमारे साथ कांग्रेसी नेता हैं और आप देख रहे हैं कि इन्होंने ईवीएम के बारे में सीधे सीधे साफ कहा है कि हाँ थोड़ी बहुत कमी होगी, लेकिन मैं सत्य बोलूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा है कि चुनाव से पहले ही एक ईवीएम का अलग से एजेंडा फैलाया जाता है कि ईवीएम की वजह से गड़बड़ी होती है। लेकिन कांग्रेसी नेता होने के बावजूद भी आप जानते हैं कि जितनी भी जो राजनीति, कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है कार्यकर्ता को सम्मान न मिलना। आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिले पर जिलाध्यक्षों को, और ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं किसी भी कार्यकर्ता का यहाँ अपमान न होने दूं, सम्मान दूं। हर कार्यकर्ता को जो काम करने वाला है और जो बिल्कुल हरामी टाइप का घर बैठा रहना चाहता है, मैं उसको तो पद नहीं दूंगा। लेकिन जो काम करना चाहता है पार्टी के लिए, वो कोई भी आए, सबके लिए पद है, सबके लिए स्थान है, सबके लिए सम्मान है। और जाइए, और टिकट भी अगर कोई क्षेत्र में काम कर रहा है और मेरा विरोधी है, मैं उसके लिए सबसे पहले लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? वो जीत के आएगा तो नाम तो मेरा ही बढ़ेगा ना कि जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस में आज वो फलाना आदमी चुनाव जीत गया है। मैं कभी किसी कार्यकर्ता के साथ भेदभाव से काम नहीं कर रहा हूँ। तो जिस तरह से, जैसे कि मान लो विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद नेता दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, अगर कभी आपका मन हुआ या आपके पास किसी पार्टी से कोई ऑफर आया
तो क्या आप ठुकरा देंगे कांग्रेस को? देखिए, क्या दामन थामेंगे किसी? मुझे आप किसी में भाजपा में मुझे मुख्यमंत्री बना दो, हाँ। और इसमें मुझे साधारण कार्यकर्ता रहने दो, तो राष्ट्रहित जरूरी है। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम है, और आदरणीय राहुल जी राष्ट्रीय सोच पर काम कर रहे हैं। आदरणीय अजय राय जी, हमारे यहाँ कासगंज में नगर अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है, कंधे पर हमारा जिला प्रदेश अध्यक्ष, हम भी पहुंचे वहां, मैंने भी कंधा दिया, हमारा प्रदेश अध्यक्ष कंधे पे कार्यकर्ता को ले जा रहा है। आज कांग्रेस में कार्यकर्ता को बहुत सम्मान मिल रहा है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ऊपर से निर्देशित कर रहे हैं, केसी वेणुगोपाल जी कार्यकर्ता के सम्मान की बात कर रहे हैं, अविनाश पांडे जी कार्यकर्ता के सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं, हमारी पार्टी में आज कार्यकर्ता को जो सम्मान है पहले नहीं था, और वो सम्मान क्यों लौट रहा है कि कार्यकर्ता हूं मैं, जिलाध्यक्ष बाद में हूं, तो जब कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष बनेगा तो पार्टी में कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पार्टी की नीतियों में बदलाव होगा, तभी कांग्रेस आएगी। अगर पार्टी ये गठबंधन के भी मैं पक्ष में नहीं हूं, क्यों? कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है अपनी विधानसभा में। अतरौली में हमारे 100% बूथ बन चुके हैं, और आज हम सपा और भाजपा दोनों को हरा देंगे। लेकिन वहां हमारा जो कार्यकर्ता काम कर रहा था, आज गठबंधन हो जाएगा तो वो मायूस होगा। हम चाहते हैं कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए, तब अखिलेश अन्य दलों को भी, बाकी पार्टी हाईकमान निर्णय लेगी कि गठबंधन करना है, वो अलग बात है। मैं कह रहा हूं कि सत्ता हासिल करना कोई जरूरी नहीं, कांग्रेस पार्टी को बचाना इस देश के लिए सबसे पहले जरूरी है। अगर कांग्रेस नहीं होगी तो देश बहुत जल्दी गुलाम होगा और गड्ढे में जाएगा। जाति धर्म मजहब से ये देश नहीं चलते। आदरणीय राहुल गांधी जैसे नेता, प्रियंका गांधी जैसे नेता, सोनिया गांधी जैसी त्यागी महिला, जो भारतीय महिला में जो सभ्यता होती है वो हर सभ्यता सोनिया गांधी में है। उनके बारे में कितना बुरा कहा। बहुत नादान लोग हैं जो सोनिया गांधी के और नेहरू परिवार के खिलाफ बोलते हैं। आनंद भवन को दान कर दिया, किसी ने एक झोपड़ी दान करके दिखाया। आनंद भवन में आज संग्रहालय बनवा दिया। क्या क्या त्याग नहीं किया, त्याग किया है। 2 प्रधानमंत्री हमने शहीद कर दिए। इंदिरा जी का बलिदान भूलेगा क्या ये हिंदुस्तान? राजीव गांधी जी कहते थे 10 पैसे जनता तक पहुंचते और 1 रुपया हम यहां से भेजते तो 10 पैसे पहुंचते। इतनी ईमानदारी की बात। और इन्होंने तो भाजपा वालों को तो ये बनावटी बातें करने की आदत है। बोफोर्स तोपों पे तमाम दलाली के आरोप लगाए। अच्छा, विकास हुआ है नहीं? लेकिन बोफोर्स तोपों से कारगिल का युद्ध जीता गया, ये अटल बिहारी वाजपेयी को एहसास हुआ। अच्छा, इस समय विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? विकास विनाश हो रहा है। ये सड़कें बनाई जा रही हैं। कांग्रेस ऐसा विकास नहीं चाहती जो कर्ज में डूब जाए देश। कांग्रेस ये चाहती है हमारी मेहनत की कमाई से हम देश को सींच कर लाएं। विदेश से कर्ज लेते रहो और विकास करते रहो तो ऐसा विकास भी विनाश की नीति है, ये सोच लीजिए आप। अच्छा, मजहब की जब बात आती है तो सरकार ये कहती है कि हमने 3 तलाक हटा दिया। मजहब फजहब 3 तलाक ये कुरीतियां हैं। 3 तलाक को तो मैं भी पक्ष में हूं कि किसी मुस्लिम की बेटी है तो उसको दर्द होगा और जिसकी बहू है उसे तो आनंद आ रहा है। तो ये नहीं, कुछ काम अच्छे किए हैं, मैं उनके पक्ष में भी हूं, ऐसा नहीं है। 3 तलाक खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि तलाक तो एक ऐसी चीज है कि जब कोई नारी किसी पुरुष के साथ अपना पूरे जीवन के लिए गठबंधन करती है और वो गठबंधन टूटता है तो उसके दिल से पूछिए। सब बेटी वाले। लेकिन संसद में तो कांग्रेस ही इस बिल के पास होने के लिए हल्ला मचा रहे थे कि ये बिल पास ही ना हो। नहीं, कांग्रेस कभी नहीं इस पक्ष में नहीं। विपक्ष में सभी लोग शामिल थे संसद में कि ये बिल पास ना हो। उसमें कुछ भ्रांतियां पैदा हो गई थी इसलिए, क्योंकि ये मजहबी लोग हैं, कहीं इन मुसलमानों के साथ ऐसा न कर दें। बाकी कुछ नहीं राहुल जी, और सब हम पक्ष में हैं, ऐसा नहीं। हम इसलिए पक्ष में हैं कि सही नीति के हम साथ हैं। देखो, हमने देखिए आप, साहूकार प्रथा, जिम्मेदारी प्रथा, तमाम कुरीतियों के खिलाफ हम लड़े। दूसरी बात, गांधी जैसा महान वीर अब्दुल हमीद, मुसलमानों की बात करते हैं, वीर अब्दुल हमीद हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान के टैंक के नीचे जान दे देता अपनी, लेकिन सरहद में टैंक को नहीं घुसने देता है। एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु बम बनाते हैं इस भारत के लिए, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पोखरण में परीक्षण करते हैं। मुसलमान इस देश के लिए राष्ट्रभक्त हैं। ऐसा नहीं हर मुसलमान अपराधी है, ऐसा नहीं कि हर हिंदू धार्मिक है। अपराधी सभ्य होते, अपराधी के लिए इस भारत के संविधान में कोई स्थान नहीं है। अच्छा, कुछ मुस्लिम राष्ट्रभक्त हैं, आपने कहा अभी पहलगाम अटैक हुआ था, वहाँ पर केवल
लोगों को इस वजह से मारा गया था कि आप हिंदू हो या मुस्लिम। क्या? अगर पहलगाम अटैक हुआ था अभी, हाँ, जिसमें 22 लोगों की हत्या की गई थी, उसमें ये कहा गया था आप हिंदू हो या मुस्लिम। मैं हिंदू हूँ तो उसमें तुरंत गोली मार दी गई थी मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा। देखिए, आतंकवादी, मैंने पहले ही कह दिया कि आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती, वो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। वो आतंकवादी कबर पर फतिया क्यों पड़ा जाता है? किसकी पे? आतंकियों की कबर पर। आतंकी कबर पे कौन फातिया पड़ रहा है? खूब फतिया पड़ा जाता है, उनको तेल छिलक के आके नहीं लगाई जाती है। अरे यार, मेरे पार्टी के राष्ट्रपति दादा प्रणब मुखर्जी जी, जिन्होंने उसको फांसी लगा दी, समझ रहे हैं आप? मौका आने पर सही काम करती है कांग्रेस। वो कांग्रेस के नहीं थे, फांसी लगा दी उस आतंकवादी को। आज तक कोई नहीं दे पाया फांसी। आदरणीय बेचूलाल जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, अब बेचना तो कर दें बंद और कुछ देना शुरू करें। किसान को खाद कहाँ है पर्याप्त मात्रा में? दिया क्या? किसान को बिजली कहाँ है? किसान को काफी कटौती हो रही है। किसान को 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। किसान को 2000 रुपए की कोई जरूरत नहीं, भिखारी नहीं है, पहले तो कुछ नहीं मिलता। अन्नदाता है, राजा है, भगवान है, सबके लिए मेहनत करता है, खून पसीने की कमाई किसान। आप इसके पक्ष में नहीं हो? बिल्कुल नहीं, हमको 2000 रुपए की जरूरत नहीं। सब MSP लगा दो। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि हमें MSP दो, तो उसको क्यों नहीं लागू करते हैं? उसे लागू कर दें अगर ये किसान भक्त हैं तो। ये मैं आपको बताऊं, ये सत्ता भक्त हैं, न किसानों के भक्त न मजदूरों के भक्त। मतलब आपका कहना है ये गुमराह कर रहे हैं केवल जनता को? बिल्कुल न, ये बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं। आज मैं आपको बताऊं, सरकार का बजट बनता है, आपने अपना बजट बनाया, आपने अपना बनाया नहीं बनाया ना? मैंने अपना बनाया, मैंने अपना बजट बनाया। महंगाई खा जाती है। 350 में कांग्रेस गैस दे रही थी, मैंने बनाया 350 के हिसाब से इतने की गैस यूज होगी साल में, इतने का ये होगा, इतने का बिजली का बिल जाएगा। आज बिजली के बिलों को बढ़ाने पे बढ़ोतरी कर रही है। तमाम स्मार्ट मीटर लगा करके इन्होंने उनकी जेब से पैसा काटना शुरू कर दिया और फिर कहते हैं एडवांस जमा करो। है राम नाम की लूट है, और लूटी जाए तो लूट, और अंतकाल पछताएगा और प्राण जाएंगे छूट। या में तमाम ये पद बांट रहे हैं, पदों की कोई गरिमा नहीं है इनके यहाँ। मंडल अध्यक्ष, कमंडल अध्यक्ष, हर गाड़ी पे बहन जो फोटो लगा हुआ है। सत्ता आती है तो हर गाड़ी पे हर आदमी झंडा लगा लेता है। कांग्रेस की सत्ता आने तो तमाम कांग्रेस के झंडा होंगे। ये कौन सा प्रोसीजर है? कोई देखने वाला नहीं है। ये पदों को देख भी नहीं रहे इनका संगठन। हमारे यहाँ पद फालतू नहीं दिए जाते। अच्छा, शहर की जनता के लिए अंत में किस तरह का संदेश दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है, और किस तरह की अपील की जाएगी अपने साथियों द्वारा? देखिए, क्योंकि कुछ बड़ी बातें आपने कही हैं कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनका सम्मान नहीं है। 7 सीटों पर इनके विधायक हैं और सांसद भी हैं और भी नेता हैं इनके जिला पंचायत तक। मैं आज पूछना चाहता हूं कि अलीगढ़ जनपद में मेरे से अलग अगर कोई काम करता है तो आदरणीय विवेक बंसल जी खूब काम करते हैं। किसी का भी, वो बच्चों के भविष्य पे भी काम करते हैं, हर जगह काम करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगारी, और जो बच्चे आते हैं ना अच्छे परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो अधिकारी अच्छा काम करता है उसे भी सम्मानित करते हैं। हम भी बड़ा खुश होते हैं कि हमारे नेता में ये गढ़ से हम उनसे सीख रहे हैं। करना चाहिए। अधिकारी कोई किसी का दुश्मन नहीं है। आज अधिकारियों का भी शोषण हो रहा है, बोल नहीं रहे। एक कप्तान अलीगढ़ में ईमानदार आए, कप्तान साहब ने सही निर्णय लिया। भाजपा के नेताओं के लौंडे थे, उन्होंने उसमें सही डिसीजन लिया, हम ताली पीटेंगे। क्यों? मेरा बेटा हो। अपराध के लिए कोई स्थान है क्या? मैं अगर मेरा बेटा कोई गलती करता है और मैं उसकी फेवर लूँगा, ये मेरा बेटा है, तो मेरे राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता और समाज के लिए सही नहीं हो सकता। देश संविधान से जब ही चलेगा कि आम सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को सुधरना पड़ेगा। सबको विवेक बंसल की तर्ज पर, राहुल गांधी की तर्ज पर, मल्लिकार्जुन खड़गे की तर्ज पर, अविनाश पांडे की तर्ज पर, और अजय राय जी जो हमारे जुझारू अध्यक्ष हैं। आज अजय राय जी जैसा, देखिए बीमार हो गए, मैं उनको देखने नहीं जा पाया, लेकिन मैंने यहाँ से मोबाइल पर मैसेज डाला कि आप जल्दी स्वस्थ हों, और ईश्वर ने मेरी बात को सुना। आज मेरा जुझारू अध्यक्ष स्वस्थ हुआ और फिर काम कर रहा है। तो हम लोग काम करना चाहते हैं, जनता के बीच 24 घंटे दे रहे हैं। परिवार से मैंने बिल्कुल ये कह दिया है बच्चों से कि अपना देखिए, अब भूखे रहोगे तो तुम जानो। और दूसरी बात बता दूं, राष्ट्रभक्त वो थे जो गांधी जी के परिवार पर जाके देखो कितना धन इकट्ठा है। गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात कर रहा हूँ, शहीद आजम भगत सिंह के घर जाकर देखो कितना धन इकट्ठा किया उन्होंने। जब फांसी लगी तो वो फांसी से जीना वो भी चाहते थे भगत सिंह, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं
अगर आज फांसी के फंदे से भागता हूं तो इस देश को, इस भारत माता को कोई भी अपना बलिदान देने के लिए तैयार नहीं होगा। सब जानते थे, वो विद्वान थे कि देश हिंदू और मुसलमान से नहीं चलेगा। इन्होंने इतना हिंदू मुसलमान फैलाया है और तमाम शोषण किया है। आज मैं एक बात और बता दूं इनको, मुसलमान डॉक्टरी लाइन में जा रहा है, दलित शिक्षा पर ध्यान दे रहा है। लेकिन एक डॉक्टरी लाइन में मुसलमान गया था जिसने चांदी दलित चौक- शिक्षा पर ध्यान दे रहा एक है। मुस्लिम डॉक्टरी लाइन में गया था, सरकारी नौकरी 1.5 लाख रुपए महीने मिलने के बावजूद भी उसने दिल्ली के चांदनी चौक में बम लगा के फट गया। वो ये कैसी डॉक्टरी लाइन थी? कैसे? एक मुस्लिम जो डॉक्टरी कर रहा था, सरकारी हॉस्पिटल में था, 1.5 लाख रुपए से तनख्वाह मिल रही थी जी। उसके बावजूद भी वो अपने आप को बम लगा के और चांदनी चौक पर फट गया। अब वो फट गया तो उसकी व्यक्तिगत कोई मामला होगा, इसको देश से थोड़ी जोड़ा जा सकता है। मतलब अगर एक उसके परिवार की भी तो कोई कलेश हो सकती है। एक राजधानी दिल्ली, उसके परिवार की भी तो कोई कलेश हो एक सकती है। राजधानी दिल्ली में अगर उसकी छानबीन की जाए तब मैं वो जवाब दूं। उसके परिवार का भी तो कोई मैटर हो सकता है। बीवी से लड़ाई, बाप से लड़ाई, माँ से लड़ाई, पैसे को मांगने के लिए कि भाई तू कमा रहा है दे, कुछ भी हो सकता है। ऐसी विडंबना तो देश में होती रहती है, समझ रहे हैं आप। वो व्यक्तिगत व्यक्ति का अपना बिहाफ है, क्यों कि वो स्वयं हत्या कर रहा है। ये जीवन हमारा स्वयं का शरीर नहीं है, ये उसने दिया है, हमें उसकी मर्जी से इसे ख़त्म करना चाहिए। जो आत्महत्या करते हैं वो कायर हैं।